guys, good afternoon. Welcome back. This is part 4 for parts of speech. We have seen so many things, so many examples, so many theories, and now we are here at the last part of it. It's not about like we are granting this as the last, but we have dedicated our time for the much needed information, much needed theories, much needed processes. So that is why we are just hanging it around for the parts of speech. And as these are the basics of English language, like other languages, so that is why this is one of the very important topic. And now let's get ahead of this. We have seen so far part 1 for completely noun, part 2 for pronoun and adjectives, part 3 recently, that is verb and adverb, in detail everything, this all of these 5, and now we are just remaining of 3 main parts of speech, and they are conjunction, preposition, and interjection. Okay, so let's start with it. Make it matter. Go further. Whenever we hear about these two things, which are preposition and conjunction, believe me, people are thinking like parts of speech is one of the simplest chapter of English language, especially grammar, but it's not like that. Actually, many people get confused between this and this. We have seen so many things like demonstrative pronoun were there, also demonstrative adjective were there, also demonstrative thing come into adverb there. But still we are not getting confused just because के as we have thought कि हम theory को पकड़कर चलेंगे, हम process को पकड़कर चलेंगे, तो हम कितने प्रकार हैं उसमें चिंता नहीं करेंगे, कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं उसमें चिंता नहीं करेंगे. ये खेलने जैसा होगा, जैसे कि हमने पहले पार्ट में भी बात की शायद कि ये साइकिल चलाने जैसा है. फिलहाल शायद 4 लोगों का सपोर्ट लगेगा, बट थोड़े दिनों के बाद हम दोनों हाथ हवा में करके इंग्लिश के साइकिल के ऊपर राज करेंगे. We will be dominating this language. Okay, let's go for this. Now the last session of parts of speech, शब्द की जातियों का ये आखिरी पड़ाव, और उसके अंदर नंबर 6 प्रीपोजिशन देखेंगे, नंबर 7 इनको साथ में लेने वाले हैं. ये हमने बहुत पहले ही तय किया था, जस्ट बिकॉज कि वी शुडंट गेट दैट कंफ्यूजन बिटवीन दिस, और वो थोड़ा सा लॉजिकल भी था, रैशनल आई मस्ट से, तो इसीलिए साथ में भी ले रहे हैं उसको. प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन एक्चुअली है थोड़े से कंफ्यूज करने वाले. अगर आप सडनली किसी स्टूडेंट को अचानक पूछ लो कि विच इज प्रीपोजिशन, तो ही विल बी कंफ्यूजिंग जस्ट बिकॉज कि ही इज फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर एग्जांपल्स, on the genres of different things like kinds and types, but they are not focusing on the theories कि किस तरह से हम पता करें ये नाउन है, किस तरह से हम पता करें कि कंजंक्शन है या प्रीपोजिशन है. हमने उस बारे में काफी डिटेल चर्चा की. अब आगे बढ़ते हैं. प्रीपोजिशन आप हमेशा नाम पढ़िए और आपको इंग्लिश का कई सारा जो उसको हम कहेंगे मथळा, मराठीमधून ज्याला म्हणतात, वो सब हम इजीली उसको ग्रास्प कर सकते हैं. Preposition itself is saying that pre and then position. Preposition. So this is saying कि I am a word which is connecting, firstly which is coming before the noun or pronoun. सबसे पहले मैं जो हूँ भाई, preposition जो भी हमने कई सारे देखने हैं, बहुत सिंपल भी है, डोंट वरी अबाउट दिस. ओके, तो प्रीपोजिशन कहता है कि मैं वो हूँ जो नाम या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन के पहले आ जाता हूँ, तुरंत पहले. इसीलिए फर्स्ट चीज ये प्रीपोजिशन के बारे में. दूसरी, प्रीपोजिशन रिलेशन, कंजंक्शन कनेक्शन, हम इन दोनों के बारे में बाद में सोचने ही वाले हैं. बट व्हेन वी से प्रीपोजिशन, तो रिलेशन वो दिखाता है. वाक्य के अंदर एक से ज्यादा नाम होंगे ही अगर प्रीपोजिशन है तो. पहली चीज
और क्यों रिलेशन बताता है? तो दो अलग अलग नाम, नाम या सर्वनाम, नाम या नाम, सर्वनाम या सर्वनाम, या सर्वनाम या नाम। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इट इज ओनली लाइक कि दो अलग अलग नाम या सर्वनामों के बीच में रिलेशन दिखाने वाला जो भी लफ्ज होगा उसको हम प्रीपोजिशन कहेंगे। वेरी सिंपल, एज सिंपल दैट, एज सिंपल दैट। तो प्रीपोजिशन के बारे में जब पढ़ेंगे तब हमको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि वो नाम या सर्वनाम के पहले आएगा, तुरंत पहले आएगा, जुड़ के पहले आएगा। दूसरा, वो दो एक ही वाक्य के अंदर, सपोज एक कोई वाक्य है, उसके अंदर दो अलग अलग नाम या सर्वनामों को इच विल बी रिलेटिंग, और इसीलिए हमने यहाँ पे रिलेशन शब्द लिखा। प्रीपोजिशन रिलेशन दिमाग में बैठ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि हमने पहले भी देखा कि डेमोन्स्ट्रेटिव तो अलग अलग जगह पे आया, प्रोनाउन के अंदर आया, एडजेक्टिव के अंदर आया, पर हम कंफ्यूज इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमें पता है कि हम क्या दिमाग में रखना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू टू पुट प्रोसेस इन योर माइंड, आई वॉन्ट यू टू कंडक्ट द थियरी इन योर माइंड, and then that will be very very easy to get the knowledge of this particular language. Come on to this relation here, time, place and direction. Time, place, manner हमने अभी अभी लास्ट पार्ट के अंदर adverb के साथ देखा। तो it is like just it's making confusing aura, atmosphere, but हम इसलिए नहीं होंगे क्योंकि हमें पता है कि what we exactly want, what we exactly go for, और इसीलिए हम जब सेंटेंस के साथ चले जाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल ये हो जाएगा। हम अब अलग अलग सेंटेंस यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो ले भी सकते थे, पर हम इसमें ज़्यादा वक्त नहीं डालेंगे अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा है। टाइम, प्लेस और डायरेक्शन के बारे में अगर हम प्रीपोजिशन के साथ सोचेंगे तो एट, ऑन, इन, सिंस, फॉर, फ्रॉम, ड्यूरिंग, ये सब टाइम बताने वाले हैं। जब हमने एडवर्ब पढ़ा, you might have seen, you might have thought, you might have concentrated there, कि आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि हमने यही समझने की कोशिश की कि टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, मैनर, डिग्रीज, ये सब हमको पता है ऑलरेडी। कि अगर मैं बोलूँ कि वहाँ पे जाओ तो उसका मतलब वक्त नहीं है, उसका मतलब है दिशा, या उसका मतलब है दशा, या उसका मतलब है स्थिति, या उसका मतलब है प्लेस, जगह। तो वहाँ बोलने के बाद वक्त नहीं है, ये तो सबको पता है, पर अब, तब, पहले, बाद में, ये बोलने के बाद वक्त भी होगा। सेम थिंग इज गोइंग ऑन हियर। अगर हम टाइम के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में सोचेंगे जैसे कि हमने हमेशा सोचा था, अब हम उसके साथ चलते हैं ज़रा सा, थोड़ा सा हम सेंटेंस के साथ भी जाएंगे, सो इट वुड बी बेनिफिशियल अगर हम इसको लेने की कोशिश करें और फिर अलग अलग को हम वहीं पे डालने की कोशिश भी करेंगे। टाइम, जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हमें वक्त के बारे में बताएगा, जो दो भिन्न नामों या सर्वनामों को, टू नाउन्स एंड प्रोनाउंस, ओके, बिटवीन द नाउन्स एंड प्रोनाउंस, और नाउन्स और नाउन्स और प्रोनाउंस और नाउन्स, ये हमें रिलेशन दिखाएगा। देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड कनेक्शन, कैसे क्या वो हम सोचने वाले हैं। अब जब वी से दैट के he removed his clothes and put them at the cupboard. Okay, he removed his clothes, उसने अपने कपड़े निकाले, and put them at the cupboard, उसने उनको कबर्ड पे रखा। अब जब मुझे ये कहना है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। He removed his clothes and put them at the cupboard, यहाँ पे at शायद टाइम के हिसाब से नहीं आएगा, हम उसको जरा जो यहाँ पे हमने प्लेस देखा उसके साथ I go with the flow, sorry for this, हम इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट कर लेंगे, at को वहीं पे रख देते हैं। He removed his clothes from returning party at 10 o'clock. 10 p.m. Let's make it simple.
बराबर. Sorry for my flow. That was a mistake actually, but so he removed his clothes at 10 p.m. Okay. So यहाँ पे at is showing about the time. बराबर. तो उसने उसके कपड़े निकाले लगभग 10 बजे. तो 10 बजे के और उसके कपड़ों के बीच में वो संबंध दिखा रहे हैं. बराबर. कपड़े निकाले गए 10 बजे, पर वो जो उन दोनों को रिलेट करने वाली जो चीज है वो एट बनी है, इसीलिए he removed his clothes at 10 p.m. Okay, we'll be seeing the next example with this. We could have edited that part, but let it be real. Sorry. Second is on, in, since, for, from, during. So it is always telling you about time, and जैसे कि मैंने बोला कि if I'll be going with this कि yes, he will come in the morning. He will come in the morning. Now, in is here as preposition. Why? Just because it is relating between the morning and he. यहाँ पे वो he और morning को relate कर रहा है. He will come, वो आएगा, पर कब? तो प्रीपोजिशन लगा के, रिलेशन लगा के बता रहे हैं कि सुबह को वो आएगा सुबह को. इनको कनेक्ट करवाने के लिए, इनको रिलेट करवाने के लिए, सॉरी फॉर माय वर्ड, रिलेशन दिखाने के लिए ही और मॉर्निंग का इन यहाँ पे आया हुआ है. इसीलिए प्रीपोजिशन क्या करेगा? तो ये आपको कोई भी नाम है, सर्वनाम है, उसके तुरंत पहले वो आएगा, जो हमने पहले भी देखा at 10 p.m. तो 10 it was like that. तो इसीलिए he will come in the morning. और कोई एग्जाम्पल देखेंगे, इसको और समझने की कोशिश करेंगे. जैसे कि I was slept during my exams. यहाँ पे माई न भी लगाओ, जो कि आपके कंफ्यूजन के लिए मैं हम इसको निकाल रहे हैं, अदरवाइज वी कैन पुट इट लाइक दैट. आई वॉज स्लीप ड्यूरिंग एग्जाम्स. तो मेरे और एग्जाम्स, जहाँ पे ये प्रोनाउन है और ये नाम है, अनेक वचन का, प्लूरल का नाम है, उन दोनों के बीच में संबंध दिखाने वाला, रिलेशन दिखाने वाला ये ड्यूरिंग है. तो आई वॉज स्लेप्ट खत्म हो गई थी बात, लेकिन ड्यूरिंग आया और एग्जाम्स के साथ आया, तो ड्यूरिंग एग्जाम्स और आई को रिलेट कर रहे हैं. इसीलिए अगेन आई वॉज स्लेप्ट ड्यूरिंग एग्जाम्स. पर ये जो टाइम चीज है, एट हमने देखा, इन हमने देखा, ड्यूरिंग हमने देखा, यहाँ पे अलग अलग से लिखवा के रखे हैं क्योंकि आप उसको जान पाए, बहुत सारे थे इसलिए उनको लिख लिया. आई वॉज स्लेप्ट ड्यूरिंग एग्जाम्स, तो यहाँ पे ड्यूरिंग है, पीछे वाले सेंटेंस में इन था, एट था, वो हमें समय के बारे में बता रहा है. बराबर. हम दिन भर घूमे फ्रॉम 8 PM to 10 PM. वहाँ पे हम फ्रॉम यूज करेंगे. हम बोलेंगे आई एम वर्किंग देयर सिंस 10 years. मैं 10 साल से वहाँ पे काम कर रहा हूँ. तो 10 साल का जो गैप है मेरे और काम करने के बीच में, वहाँ पे जो काम कर रहा हूँ मैं सिंस 10 years, तो 10 साल और मेरे बीच में संबंध दिखाने वाला सिंस वहाँ पे है. मैं ये सब इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि मुझ में, मतलब सर्वनाम में, और एग्जाम्स, परीक्षा, मतलब नाम, इन दोनों में संबंध दिखाने वाला ड्यूरिंग था. पहली बात जो हमने देखी, रिलेशन. और दूसरा, अगर हम प्रीपोजिशन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो फिर टाइम, प्लेस और ड्यूरेशन के हिसाब से टाइम में ये हमें वक्त के बारे में बताता है. परीक्षा के दरमियान मैं सो रहा था, या मैं सोया था, मैं सो गया था. हम 10 साल से वहाँ पे काम करते आ रहे हैं, से करते आ रहे हैं. तो ये सब, ये हमें टाइम के बारे में बताएगा. बराबर. इसीलिए दिस इज अबाउट द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. अब हम दूसरा वाला देखने की जरा कोशिश करेंगे. एडवर्ब ऑफ प्लेस है
जैसे कि हमने हमेशा देखा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये सब चीज़ें हमें बताएंगी उस पर्टिकुलर जॉनरा के बारे में जिसके साथ हम चल रहे हैं। जैसे कि ये टाइम हुआ और प्लेस, सेम चीज़ है, दो नामों के बीच में या सर्वनाम नाम के बीच में संबंध दिखाएगा, इसीलिए हम उसको प्रीपोजिशन कहेंगे। हमें थियरी ध्यान में रखना है, प्रोसेस ध्यान में रखना है, रिलेशन दिखाएगा और ये सब चीज़ें। प्लस हमें अब टाइम के हिसाब से प्लेस के बारे में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कई दफ़े प्रीपोजिशन को इस फॉर्म में ज़्यादा पहचाना जाता है, हालांकि टाइम और ड्यूरेशन के बारे में ज़्यादातर लोग सोचते नहीं हैं। आई एम सेइंग अबाउट द बेसिक लेवल, आई एम सेइंग अबाउट जनरल इंडियन एटमॉस्फेयर, दैट इज वाई। ओके, तो जब हम कहेंगे कि जो पहले वाला सेंटेंस जो फ्लो में आ गया था कि एट द कबर्ड ही पुट हिज क्लोथ, उसने अपने कपड़े कबर्ड के ऊपर रखे, तो यहाँ पे वो सब चीज़ें वापस आएंगी क्योंकि हम प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बाद प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर उसमें है। देखते हैं जैसे कि आई was under pressure, यहां पे सर्वनाम और नाम के बीच में बराबर, दिस इज समहाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये है आई वॉज अंडर प्रेशर, मैं प्रेशर के नीचे था। तो अंडर यहाँ पे इस प्रोनाउन और नाउन के बीच में संबंध दिखा रहा है। मैं था, मैं क्या था, प्रेशर के नीचे था, इसीलिए आई वॉज अंडर प्रेशर यहाँ पे ये स्थिति स्थान बताता है। भले ही आई वॉज अंडर प्रेशर यहाँ पे ये सब्जेक्टिव है, भावनात्मक है, लेकिन फिर भी इसको अगर थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि हम क्यों प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। ये भी प्लेस के बारे में ही है, बट ये सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव को अगर लेना है तो हम सिर्फ इसको स्लैश करेंगे और आगे लिखेंगे आई वॉज अंडर द टेबल। शायद अचानक से भूकंप आ गया और फिर तुम कहाँ थे भाई, तो मैंने बोला आई वॉज अंडर द टेबल, इसीलिए मेरे सर्वनाम के और टेबल के बीच में जो संबंध दिखा रहा है वो है अंडर, और वो अंडर मतलब जगह बता रहा है। फिर एक बार क्लियर कर लेते हैं, जब हम टाइम के बारे में बोलेंगे अब, तब, नाउ, देन, पहले, बाद में, बिफोर, आफ्टर, ये सब, और जब हम प्लेस के बारे में बोलेंगे तो यहाँ पे हियर, देयर, अप, डाउन, अंडर, अबव, उसके ऊपर, उसके नीचे, उसके आगे, उसके पीछे, तो जगह और वक्त के बीच में ये सिंपल सा फर्क हमें करना होगा, एंड देन ओनली विल बी एबल टू जस्ट take it easy. I was under pressure or the table, both are comfortable for us, but हमें समझना ये है कि अंडर यहाँ पे नाम और सर्वनाम दोनों के बीच में संबंध दिखा रहा है। दूसरी चीज वो जस्ट पहले नाउन के आया है, तो हमने जो भी पढ़ा ऊपर थियरी के अंदर वो अप्लाई हो रहा है। तो आंख मूंद के अंडर को आपको लिखना है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, बराबर। उसके साथ ही अलग अलग सी चीज़ें हैं। एट का तो हमने वो एग्जाम्पल देख ही लिया था कि ही पुट हिज क्लोथ्स एट द टेबल, एट द कबर्ड, एट द फ्रीज, जो भी है हमने उसके ऊपर रखा। मैंने चलते चलते आई पुट माई वैलेट एट द टेबल, तो टेबल और मेरे बीच में संबंध दिखा रहा है, या टेबल और वैलेट के बीच में संबंध दिखा रहा है। तो वैलेट कहाँ पे रखा, एट द टेबल, ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, बिटवीन द जार, इनटू द जार, जो भी है, बराबर। अब और एक एग्जांपल इसके देखेंगे और इसको अलविदा कहेंगे। नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस जस्ट बिकॉज के वी शुड बी मेकिंग इट श्योर कि हम सही जा रहे हैं या नहीं। प्लेस के बारे में और एक देखना है तो हम बिटवीन ले लेते हैं कि मधुकर had stuck between two trucks. Okay, obviously this is adjective. Okay,
that doesn't matter. So Madhukar had stuck between two trucks. So Madhukar नाउन और ये ट्रक्स, ये भी प्लूरल का नाउन, इन दोनों के बीच में संबंध दिखाने वाला बिटवीन है, और वो यहाँ पे हमें जगह के बारे में बता रहा है. मधुकर और ट्रक उसके बीच में था. मधुकर वॉज बिटवीन टू ट्रक्स, दो ट्रकों के बीच में मधुकर फंसा हुआ था या फिर था. इसीलिए बिटवीन ये प्रीपोजिशन बन जाता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जो कि दो नामों के बीच में आपको रिलेशन बता रहा है. यहाँ पे कनेक्शन नहीं है. मैं वही चीज अब आगे दोहराने वाला हूँ कि कनेक्शन होता तो साथ में होते, बराबर. कनेक्शन होता तो पास में होते, पर यहाँ पे रिलेशन है, दूर रहेंगे लेकिन अच्छी तरह से रहेंगे. इसीलिए मधुकर और ट्रक्स के बीच में बिटवीन यहाँ पे मदद कर रहा है उनको संबंधित करने के लिए. सेम थिंग विल बी विद इन, एट, अबाउट. जैसे हमने बोला, आई पुट माई चावल अबाउट द टेबल. तो ये सब चीज़ें हैं. जब मैं अबाउट कहता हूँ तो टेबल और मेरे नैपकिन या मेरे चावल को मैं रिलेट कर रहा हूँ, उनका संबंध बता रहा हूँ, और उनको मैं एक ही तार के साथ बांध रहा हूँ, वो है प्रीपोजिशन. और वहाँ पे अबाउट है, प्लेस के बारे में बता रहा है, इसलिए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. थर्ड है, जिसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे, डायरेक्शन है. जैसे हम कहते हैं कि आई एम गोइंग टू पुणे, तो जब हम टू कहेंगे तो हम पुणे और मेरे बीच में, आई के बीच में, सर्वनाम और नाम के बीच में टू को लगा रहे हैं, जो हमें दिशाओं के बारे में बता रहा है. तो ये अक्सर यूज करने के लिए हम यूज करते हैं. क्यों करने के लिए? तो हम करते हैं. टुवर्ड्स है, अगेंस्ट है, हु इज प्लेइंग अगेंस्ट होम. तो इस सवाल में भी किसके साथ कौन लड़ रहा है, तो इन दोनों के बीच में संबंध बता रहा है, और बता रहा है इसलिए हम उसको कहेंगे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. बराबर. अगेन वी आर जस्ट गोइंग फॉर दिस प्रीपोजिशन. मैं प्रीपोजिशन नाम या सर्वनाम के बहुत पहले, तुरंत पहले आऊंगा, बराबर. कभी कभी इस तरह से एडजेक्टिव बीच में कूद सकता है, तो दैट डजंट मैटर. और उसके बाद मैं रिलेशन दिखाऊंगा, कनेक्शन नहीं दिखाऊंगा. अब वो क्या है वो समझ लेते हैं. आई होप यू आर डन विद दिस. मैं हमेशा से आपको कहते आ रहा हूँ, मैं आपको वीडियो के अंदर भी कई दफ़े पेन डाउन बडीज, गाइज प्लीज पेन इट डाउन, ये सब चीज़ें इसीलिए क्योंकि आप समझ सकेंगे. इफ विल गो टुगेदर हैंड इन हैंड, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. बराबर. आई बी जस्ट रबिंग दिस टू मेक श्योर कि आप किस तरह से रिलेशन और कनेक्शन के बारे में सोच सको. हमने कंजंक्शन के, प्रीपोजिशन के अनुरूप रिलेशन के बारे में पढ़ा, पर कंजंक्शन हमें कह रहा है कनेक्शन के बारे में. तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हियर इज रिलेशन और कनेक्शन में. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि सपोज मैंने एक वाक्य लिखा कि आई, हम वही सेम सेंटेंस रिपीट कर रहे हैं, आई वॉज अंडर द टेबल. बराबर. तो जब हम ये कहते हैं, मैं कहता हूं कि आई वॉज अंडर द टेबल, हमने पहले भी देखा कि अंडर यहाँ पे बीच में आ रहा है, प्रीपोजिशन करके आ रहा है. तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. क्यों? क्योंकि वो टेबल और आई मतलब प्रोनाउन और नाउन के बीच में रिलेशन दिखा रहा है. आपको भी पता है कि जनरली जब हम सोसाइटी में होते हैं तो वो यूजुअली डू लाइक के किसी दो चीज़ों के बीच में मुझे अगर संबंध दिखाना है तो ज़रूरी नहीं कि मैं उन दोनों को साथ में रखूँ. द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव इज योर अंकल, बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल बोथ. अगर आप मामा बोलेंगे, काका बोलेंगे, चाचा जिसको हम कहते हैं, वो हम कहेंगे, तो वो दूर रहते हैं बट स्टिल दे आर रिलेटेड टू अस. सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. सेम थिंग मतलब अब थोड़ा सा तो रैशनल बनिए. यहाँ पे आई और टेबल, प्रोनाउन और नाउन के बीच में संबंध है, पर किस तरह का संबंध है, कौन जोड़ेगा, कैसे जोड़ेगा. अगर टेबल को बाजू में निकाल दिया जाए, मुझे बाजू को निकाल दिया जाए, तो संबंध होता नहीं है. तो ये जो संबंध की नाल है बीच में हमारे, वो आई वॉज अंडर द टेबल, तो अंडर ये भूमिका कर रहा है कि आपको और टेबल को वो संबंधित कर रहा है. बट सेम थिंग shouldn't be happen here in conjunction, and that is why they are saying about connection. I mean, we are making it.
मुझे पता नहीं आपने इसको किस तरह से पढ़ा होगा पहले, तो फिर आप किस तरह से आगे जाके पढ़ेंगे। तो जब तक हम साथ में हैं हम इसी को इसी तरह से पढ़ेंगे, बिकॉज दिस विल गिव अस द थियरी इन आवर माइंड, हमारे दिमाग के अंदर वो प्रोसेस हो जाएगा। तो रिलेशन और कनेक्शन, अब रिलेशन और कनेक्शन के बारे में अगर जब हम डिफरेंस कर लिए गए तो हमें कंजंक्शन और प्रीपोजिशन के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर। यहाँ पे वो चीजें हैं, क्यों अनलेस प्रीपोजिशन नहीं बन सकता, क्यों इफ प्रीपोजिशन नहीं बन सकता, क्यों वेदर एंड बिकॉज एज सुन एज बट प्रीपोजिशन नहीं बन सकते। एक ही रीजन है, ये रिलेशन दिखाता है और ये कनेक्ट करवाते हैं, मतलब कनेक्शन करवाते हैं। सेम थिंग इज गोइंग ऑन हियर, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं कि अगर हम संबंध नहीं दिखाते हैं तो वो कनेक्शन हो जाएगा। कनेक्शन किसी का भी हो सकता है, मैं मेरे पड़ोसी के कनेक्टेड हूँ पर मैं रिलेटेड हूँ ये जरूरी नहीं, और मैं रिलेटेड हूँ तो पास में ही चाहिए ये जरूरी नहीं। इसीलिए यहाँ पे ये पास में नहीं है पर रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है। पर यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मैंने एक लफ्ज यूज एक सेंटेंस यूज किया, हम पढ़ रहे हैं कनेक्शन कंजंक्शन सॉरी, पर हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन के बारे में, क्योंकि हम वो सीखे। विलियम फ्रेडरिक हेगल, उनका आपको हिस्ट्रियोग्राफी के अंदर है भी, चलो वो बात की बात है, हिस्ट्री के वक्त पे बात करेंगे। सो कंजंक्शन, नो, ये बहुत बड़ा थॉट भी है तो साथ में, नो वर्क इज डन अनलेस, वहां पे वो कहते हैं, कहने वाले अनलेस एंड अनटिल, हम अनलेस यूज करते हैं क्योंकि अनटिल तो ठीक है ना, वहां पे हो गई। नो वर्क इज डन अनलेस द पेपर वर्क इज डन, पेपर डन, ओके। सो नो वर्क इज डन अनलेस द पेपर वर्क इज डन, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अनलेस जो लफ्ज आया है उसको हम प्रीपोजिशन क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें थियरी बता रही है कि अगर ये प्रीपोजिशन होता तो ये नो वर्क, मतलब ये वर्क को लीजिए नाउन के और दूसरे पेपर वर्क के बीच में संबंध बता रहा है क्या, नहीं। ये इस पूरे वाक्य के अंदर, यहाँ पे कई जगह पे सिर्फ नाउन के अंदर, और इस पूरे वाक्य के को कनेक्ट करवा रहा है, वेरी सिंपली। नो वर्क इज डन, इसको अलग छोड़ दो, अपने आप खेलता रहेगा ये सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब भी है। तो नो वर्क इज डन छोड़ दो बाजू में, द पेपर वर्क इज डन छोड़ दो बाजू में, इन दोनों के बीच में संबंध की बात नहीं चल रही अभी, कनेक्शन। दो अलग अलग वाक्य या शब्द, इनको कनेक्ट करने वाला जो है, अब यहाँ पे क्यों कनेक्ट कर रहे हैं हम, इसको हमने अलग कर दिया तो हमें उसका मीनिंग मिल जाएगा, वेरी सिंपली। ऊपर देखिए, आई वॉज अंडर द टेबल, अगर मैंने अंडर के पहले आई वॉज लिया तो ये फिर अंडर को निकाल दिया, आई वॉज द टेबल, प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। इसीलिए आई वॉज और द टेबल के बीच में अंडर है तो वो रिलेशन दिखा रहा है, रिलेशन उनका जोड़ रहा है, इसीलिए वो पूरा एक रिलेटिव टर्म है। यहाँ पे नो वर्क इज डन अकेला छोड़ दो, उसको पूरा मीनिंग है, पेपर वर्क इज डन उसको छोड़ दो, उसको पूरा मीनिंग है। तो वो रिलेशन उनका है, पर उस रिलेशन को यहाँ पे जोड़ा गया, कनेक्ट किया गया, इसीलिए दो अलग अलग वाक्यों को कनेक्ट करने वाले शब्द को, वर्ड को हम कहेंगे कंजंक्शन, बराबर। इसीलिए हमने ये वर्ड लिया कनेक्शन। इसीलिए थियरी ने हमें हमारी ये कहा कि कनेक्शन को ध्यान में रखो भाई, आपको सब ध्यान में रह जाएगा। इसीलिए बार बार यहाँ पे हमने कहा कि नाम या सर्वनाम के तुरंत पहले आऊंगा, प्रीपोजिशन ने कहा, और साथ में ही मैं दोनों में रिलेशन दिखाऊंगा। दोनों में मतलब वर्ब में और नाउन में नहीं, नाउन का नाउन के साथ या नाउन का प्रोनाउन के साथ, जो भी है। यहाँ पे कंजंक्शन है सेइंग कि मुझे आई डोंट वांट एनीथिंग, मैं दो वाक्यों को कनेक्ट करवा के दूंगा, वो आपस में उनका रिलेशन है या नहीं मुझे नहीं पता। अब नो वर्क इज डन और द पेपर इज डन, इसको अलग अलग रखो, कोई जरूरत ही नहीं है। बट अनलेस लगाने के बाद मैंने दो वाक्यों को साथ में जोड़ दिया तो वो मीनिंगफुल बन गया। सेम थिंग हम इसको और अच्छी तरह से समझ लेंगे। इसलिए कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है समझना,
रिलेशन के लिए, और रिलेशन का समझना कनेक्शन के लिए, इसलिए हमने इनको साथ में लिए, बराबर। अब जैसे कि हमने पूछा कि आई विल नॉट कम टू द थिएटर, जो भी है, आई विल नॉट कम इफ मधु वोंट। अब यहाँ पे कम हम लगा सकते पर नहीं लगाया, दिस इज इंग्लिश, लीव इट। आई विल नॉट कम इफ मधु वोंट। अगर टिपिकली समझना है, टिपिकल इंग्लिश के साथ जाना है, आई विल नॉट कम इफ मधु वोंट कम। चलो लिख ही लेते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले बहुत होंगे। आई विल नॉट कम इफ मधु वोंट कम। यहाँ पे इफ को हमने अंडरलाइन किया क्योंकि हमें पता है कि वो कंजंक्शन के दरमियान आएगा, या फिर प्रीपोजिशन की तरफ से भी अगर देखेंगे तो क्या इफ आई के और कम, आई के या मधु के बीच में कोई संबंध बना रहा है। संबंध, बार बार हम ये चीज दोहरा रहे हैं कि कनेक्शन में और रिलेशन में फर्क है। यहाँ पे आपको वो तुरंत पता चल जाएगा, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं। अब आई विल नॉट कम ये पूरा सेंटेंस है, और मधु विल नॉट कम ये भी सेंटेंस है। तो अगर मधु नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा, तो मधु नहीं आएगा, खत्म ना, मैं भी नहीं आऊंगा, खत्म ना। पर उन दोनों के बीच में कनेक्शन करवाया किस लफ्ज ने, इफ ने, इसीलिए इफ बन जाता है कंजंक्शन। वेरी सिंपल, ये दोनों के बीच में कनेक्शन करवा रहा है और किसी भी दोनों के बीच में रिलेशन नहीं करवा रहा है। ये दो वाक्यों के बीच में या दो नाम या सर्वनामों के बीच में आता है। जैसे कि अभी और एक एग्जांपल देखते हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर करवा देगा। सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स। वो हमेशा सिस्टर बना देते इसलिए हमने फ्रेंड्स बना दिया। इसीलिए सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स। वेरी सिंपली गाइस, अगर मैं ये कहूं कि सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स, तो एंड यहाँ पे आया है, वो क्या कर रहा है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, कंजंक्शन वो है जो दो वाक्यों और दो नामों को, दो सर्वनामों को जोड़ेगा। तो सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स, यहाँ पे सीता और गीता के बीच में संबंध होगा नहीं भी होगा, वो प्रीपोजिशन की बात, पर यहाँ पे कनेक्शन जरूर है, बराबर। सीता और गीता फ्रेंड्स है, तो ये कनेक्ट करवा रहा है और इसीलिए हमें इसको कनेक्शन के तहत कंजंक्शन के दायरे के अंदर रखना होता है। और ये बहुत ही ज्यादा क्लियरली आपको ये बता देगा कि एंड, इफ, अनलेस, वेदर, बट, एज सून एज, दो डिफरेंट वाक्य होंगे। जैसे कि मैंने बोला कि राम इज टैलेंटेड एंड लक्ष्मण इज डम। एक्चुअली उन राम लक्ष्मण की बात नहीं चल रही है, दोनों भी टैलेंटेड थे और दोनों भी माशाल्लाह। तो इफ आई एम सेइंग, चलो उसको भी लिख ही लेते हैं, उसको थोड़ा सा बदल देते हैं ना, क्यों? क्योंकि देखने वाले की नजर में राम लक्ष्मण ना आए। रामू इज टैलेंटेड एंड, यहाँ पे बट भी लगा सकते हैं, रामू इज टैलेंटेड एंड ढोलू इज क्रैप। इंग्लिश लैंग्वेज है, छोड़ दो। रामू इज टैलेंटेड एंड ढोलू इज अ क्रैप। तो यहाँ पे रामू इज टैलेंटेड का ढोलू इज क्रैप के साथ कोई संबंध है? ऑब्वियसली नहीं, दोनों अपने अपने जगह पे स्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है, आप अंडर निकाल दो, स्टैंड नहीं हो सकते, पर यहाँ पे आप एंड निकाल दो, कनेक्शन करने वाला छोड़ दो, आप अपने पड़ोसी के साथ बोलो ना बोलो, इट्स ओके ना, आपको थोड़ा सा दर्द होगा, इन दोनों को थोड़ा सा अलग अलग होगा, लेकिन उनके ऊपर वो ये है। पर आप रिलेशन तोड़ दो अपने खुद के साथ, आप कुछ कर दो, आप रिलेशन तोड़ दो, तो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर प्रीपोजिशन के अंदर, पर कंजंक्शन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आप एंड निकाल दो, आप इफ निकाल दो, आप एंड निकाल दो, आप यहाँ पे जो हमने पहले यूज किया अनलेस निकाल दो। तो कनेक्शन और रिलेशन, यही तो फर्क है भाई। इसीलिए रामू इज टैलेंटेड, ये पूरा का पूरा अलग सेंटेंस है। ढोलो इज अ क्रैप, एक अच्छा ही बता रहा है, बुरा ही बता रहा है, देयर इज नो रिलेशन, इंटर रिलेशन है लेकिन छोड़ दो। पर यहाँ पे रामू इज टैलेंटेड और ढोलू इज अ क्रैप के बीच में कोई एक खड़ा है जो इन दोनों को पकड़े रखा है, भले ही दोनों अलग अलग दिशा से है, बराबर। इसीलिए
एंड यहाँ पे कनेक्ट करवा रहा है और रिलेशन दिखा रहा है प्रीपोजिशन, इसीलिए रिलेशन, कनेक्शन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। ये आपको दिमाग में रखना है, बहुत सिंपल है। कनेक्शन को अगर याद रखना है तो सी फॉर कंजंक्शन, सी फॉर कनेक्शन, फिर बचा क्या, रिलेशन, तो वो पी के साथ चले जाएगा। तो इसीलिए दिस इज हाउ दिस वर्क्स। आपको ये सब चीज़ें पता हैं बिकॉज तो हम कई दफ़े यूज़ करते हैं। आई रैन आउट ऑफ द ग्रेन बिकॉज वी डिडंट पुट एनीथिंग इनटू द सॉइल। जो भी कुछ है, बिकॉज तो कितनी जगह पे आता है, पर वहाँ पे भी वो एक दो लोगों का, दो सेंटेंस का वो कनेक्शन करवाते हैं वहाँ पे। इसीलिए संबंध बताना अलग बात है और दोनों को जोड़ना अलग बात है। तो जोड़ना और संबंध करना, देखिए ये चीज़ें बहुत टेक्निकल हैं, वी कैन अंडरस्टैंड दिस। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमको ये दोनों लफ्ज समझ लेने हैं। थियोरी वी हैव टू पुट इन आवर माइंड, द प्रोसेस शुड बी इन योर इंटेलेक्ट, और आप इसको बहुत इजीली हैंडल कर पाओगे। बहुत दिक्कत भरा है भी और नहीं भी, अगर समझ ले तो बहुत सिंपल सा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम हमारे फाइनल चीज़ की तरफ जाएंगे, एंड दैट इज टेलिंग अस अबाउट समथिंग विच इज वेरी हैप्पी, एंड वी कैन से फॉर नाउ, फॉर दिस इंस्टेंस, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो एंडिंग है वो बहुत ही मज़ेदार हुआ भाई। और वो इसलिए क्योंकि हमारा जो 8वां फ्रेंड है दैट इज इंटरजेक्शन। हाँ, इसकी ज़रूरत भी थी क्योंकि इंटरजेक्शन इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच, एंड इसीलिए वो खुद भी इतना खुश है कि वो जाते जाते आपको थोड़ा सा और अच्छा ही दे के ही जाएगा। इंटरजेक्शन इज नथिंग बट टू शो और एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ हमने देखा था, बस उसको किसी वर्ड में ढाल दिया तो वो बन जाता है इंटरजेक्शन। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा लगता है। यही है जो हमारे मन से अच्छी भावनाएं, बुरी भावनाएं, प्यार, जज्बात, ये सब बाहर निकलता है। इसीलिए इंटरजेक्शन मेरे हिसाब से सिंपल तो है ही बट स्वीट भी बहुत है। इसीलिए थोड़े से एक दो एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे कि हम कई दफ़े कहते हैं, इसके अलग अलग टर्म्स हैं, और अक्सर ऐसे होता है कि इंटरजेक्शन आएगा तो उसके बाद में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा ही आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, पर रूल्स इंटरजेक्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं है और वो क्रिटिकल भी नहीं है। हम हर कोई उसके साथ खेलते आए हैं बचपन से और मरते दम तक खेलते रहते हैं। क्या और कैसे, जैसे पढ़ता है, जैसे कि हमने कहा कि अलास he is dead, बराबर। ये जो है इसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। आप किसी भी जगह पे चले जाओ, छोटा बच्चा भी इसको पहचानता है, पर इसको नज़रअंदाज नहीं करना है क्योंकि कई दफ़े हम इसमें गलती नहीं करेंगे, पर आगे जाके हम जो बेसिक्स है, जैसे कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा जो बहुत बेसिक चीज़ है, टेंस है बहुत बेसिक चीज़ है, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स है, ये सब हम करने वाले हैं या कर रहे हैं। तो वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है जस्ट बिकॉज के हम इसको समझ लेते हैं कि दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली। ओनली दिस पार्ट इज एक्सक्लेमेटरी, नॉट द होल सेंटेंस। लुक एट दिस, लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। चलो ये बर्डन अभी नहीं डालता हूँ, बर्डन है ही नहीं, बाद में जब टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसके अंदर देखें। अलास ही इज डेड, इसीलिए अलास जो है वो दुख या दर्द बयां कर रहा है। इट इज एक्सप्रेसिंग द सॉलिटरी, इट्स एक्सप्रेसिंग द सॉरोज, एंड दैट इज व्हाई दिस सॉरोफुल और सॉलिटरी वर्ड इज कॉल्ड इंटरजेक्शन, जस्ट बिकॉज इट इज शोइंग द इमोशन, इट इज शोइंग द फीलिंग, बराबर। डेफिनेटली ये थोड़ी सी नाराज करने वाली फीलिंग है, बट ये फीलिंग है, इसीलिए हंसना है या रोना है हमें यूज करने हैं। अगर हमें एक वर्ड के अंदर हमारी भावनाओं को व्यक्त करना है तो हम करते हैं, और सेंटेंस में जब हम लिखते हैं, बोलते वक्त या फील करते वक्त, तो हमें पता है किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वी फील सॉरी फॉर दैट, एंड दैट इज विद आवर फेशियल एक्सप्रेशंस। बट अगर मुझे लिखते वक्त कुछ जताना है
तो अरे यार, तो जैसे हम हिंदी में कहते हैं जैसे ओह माय गॉड, तो ये सब जो है वो हमारी फीलिंग्स को जताता है. सेम थिंग विद दिस, द करंटली आई यूज्ड. सो OMG, इसको थोड़ा सा बाद में. OMG, this is BMW. Don't get confused, it is BMW. I can read it, but actually it is German, so you ought to say BMW. जाने दो. OMG, this is BMW or BMW in Indian atmosphere. So जब हम ये कहते हैं कि oh my God, ये तो सच में BMW लेकर आया, कल बोल रहा था रात को ये हुए नशे में, और आज तो खुद लेकर आया. तो ये सब जो चीज़ है, यहाँ पे हमने हमारा एक्सप्रेशन बता दिया आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि OMG आप आश्चर्य के लिए यूज कर सकते हैं. वो शायद आश्चर्य सुखद हो या दुखद हो, वो आपके परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है. इसीलिए अलास है, OMG है, पर दिस इज BMW. उससे तो BMW लेकर आया भाई. तो ये सब चीज़ें हैं, और भी कई सारे हैं इसमें, जैसे कि हम हमेशा कंपल्सरी एक पढ़ते हैं, और वो है ये हुर्रे, we won. ये पक्का है. इसको थोड़ा सा ऐड करेंगे. We won Mr. Stark. आपको ये सेंटेंस तो पता ही होगा. We won Mr. Stark. स्पाइडरमैन कहते हैं आयरन मैन को जब वो इन्फिनिटी वॉर के अंदर, नहीं सॉरी एंड गेम के अंदर जीत जाते हैं. छोड़ दो. हुर्रे हमें इतना इम्पोर्टेंट सिर्फ इसको इस चीज़ को देना चाहिए कि हुर्रे वी वन मिस्टर स्टार्क. उसने वैसे नहीं कहा, लेकिन जब भी हम जीतते हैं तो हम ये चीज़ करते हैं, हुर्रे वी वन द मैच. इसीलिए जब हुर्रे आएगा, जब OMG आएगा, अलस आएगा, डिपेंड करता है कि फीलिंग सैड है या हैप्पी है, पर फीलिंग है, और उसको अगर एक वर्ड के अंदर, एक ही लफ्ज़ के अंदर हमें एक्सप्रेस करना है, तो वी हैव दिस भाई, दैट इज इंटरजेक्शन. So this is how interjection works along with the other parts of speeches. अब ये सब जो हमने देखा, उनको बार बार आपको किताब, बार बार नोटबुक देखने की ज़रूरत नहीं है. हम जब कर रहे हैं, जैसे मैंने बात पहले भी बोला कि we will be continuing this all with ourselves. We will be practicing it simultaneously as I am doing here, you will be doing there. आप उसमें इतना भी क्रिएटिव बन सकते हैं कि आपको कोई और अलग नाम लेना है. देखिए, हमने कोई भी नाम रिपीट नहीं किए एग्जाम्पल्स के अंदर, और जो किए वो इसलिए कि आपको समझे. तो हम रिपीट नहीं कर रहे हैं नाम, उसका मीनिंग ये है कि उससे कुछ बड़ा नहीं होने वाला, पर आपको इमेजिनेटिव बनने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस मिल जाता है. इसीलिए अलग अलग एग्जाम्पल्स यूज करिए. आप खुद अपने 5-10 एग्जाम्पल्स ये चैप्टर होने के बाद करिए. एक पार्ट होने के बाद उसका कुछ 5-10 सेंटेंस करिए. देखिए, इसको बोरिंग मत बनाइए कि देखते वक्त अच्छा लगता है फिर बाद में कैसे करें. ये ऐसा नहीं होना चाहिए. इसीलिए मेक इट सिंपल, मेक इट फ्लफी, मेक इट कोजी, और आप पाएंगे कि ये सब कितना सिंपल है. एंड देयर विद दिस पार्ट ऑफ इंटरजेक्शन आई एम स्टॉपिंग हियर फॉर अ व्हाइल. आगे मिलेंगे, जब मिलेंगे तब अगले और नेक्स्ट बेसिक इंग्लिश के ग्रामर के टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए टेक प्रिकॉशंस. आपको कोरोना पैंडेमिक को हल्के में नहीं लेना है. आपको आपके प्रोटेक्शन के बारे में सोचना है, और मुझे लगता है सब वही कर रहे हैं. तो इसीलिए ये सब चल रहा है. डिजिटल क्लासेस उसके लिए आए हैं, तो उसका फ़ायदा उठाइए. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए. थैंक यू.